So hello everyone, today we are going to see textbook question number 10, not for profit concern. So question number 10 on your screen, and as I told you, जब भी आप not for profit concern का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लेते हो तो आपको अगर रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, जैसे इस प्रॉब्लम में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कैश इन हैंड 18,000 और कैश एट बैंक 1,04,000, वो हमें नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं उसे कट कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट इस प्रॉब्लम के लिए हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, देन वन बाय वन हम लोग टिक मार्क कर लेते। देखो किसे किसे टिक मार्क करना है, कैसे डिसाइड करेंगे। यू कैन सी दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू डोनेशन, सेकेंड एडजस्टमेंट इज अबाउट सब्सक्रिप्शन एंड थर्ड एडजस्टमेंट इज अबाउट लाइफ मेंबरशिप फीस। ये तीनों पे एडजस्टमेंट है, इसलिए पहले तीनों को टिक मार्क कर लेते हैं। ओके, नाउ ऑलवेज स्टार्ट योर प्रॉब्लम फ्रॉम रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमें दिख रहा है इंटरेस्ट। देखो जिसको टिक मार्क है हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे और जिसे टिक मार्क नहीं है हम उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो मैं सब जो रिसिप्ट साइड में जितना भी मेरा कंटेंट है उसका मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। तो जैसे इंटरेस्ट, ओके, आउटर कॉलम बिकॉज टिक मार्क नहीं है। देखो देन सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, ट्यूशन फी, टर्म फी, सन्ड्री रिसिप्ट्स और देखो एडमिशन फीस के ब्रैकेट में दिया है रिवेन्यू। अगर इधर कैपिटल दिया होता तो ये एडमिशन फ़ी का पोस्टिंग मैं लाइबिलिटी में करता, बट रिवेन्यू दिया है, इसका मतलब ये एडमिशन फ़ी से आया हुआ पैसा करंट ईयर में ये ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करने वाला है, इसलिए हम इसका पोस्टिंग इनकम में करेंगे। तो ये हमेशा याद रखो, इफ़ इनटू द ब्रैकेट इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट कैपिटल, देन वो अमाउंट आपको लाइबिलिटी में लिखना है। उसका मतलब ये होता है दे आर डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू कीप दिस अमाउंट फॉर देयर फ्यूचर। ओके, और रिवेन्यू लिखा है तो आपको उसको इनकम में पोस्टिंग करना है। तो अभी देखो एडमिशन फीस के ब्रैकेट में रिवेन्यू लिखा है तो उसका पोस्टिंग मैं इनकम में करता हूँ। इन दिस वे माई रिसिप्ट साइड इज ओवर। नाउ मूविंग टू एक्सपेंडिचर, जिसमें सबसे पहले सैलरी टू स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ को, देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देन आई कैन सी स्टेशनरी इज देयर। ओके, आफ्टर दिस अब मैं थोड़ा सा बुक्स के बारे में आपको, देखो नीचे जो कॉलम दिया है उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो नीचे पर्टिकुलर और 1/4/2018 और 31 मार्च 2019 का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बुक्स थे जो साल की शुरुआत में जिनका वैल्यू था 6 लाख रुपीज़ और साल के एंड में मतलब एंड ऑफ द ईयर इसका वैल्यू वापस 6 लाख रुपीज़ है। तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है फिर ये वैल्यू क्यों दिया है दो कॉलम में। सी बुक्स और एक बार आपको दिखेगा और बुक्स आपको पेमेंट में भी दिख रहा है, और पेमेंट में जो बुक्स है वो 61,000 है। तो पेमेंट में जो भी असेट आपको दिखेगा इसका मतलब ये होता है कि ये असेट करंट ईयर में परचेज किया गया है। सो एक क्लियरली इसका मतलब ये समझ लो, देखो व्हेन दे स्टार्ट देयर ईयर उनके पास टोटल 6 लाख के बुक्स थे, देन थ्रू आउट द ईयर उन्होंने और 61,000 के परचेज किए। इसका मतलब उनके पास टोटल 6,61,000 की बुक्स हो गए, लेकिन साल के एंड में वापस 6 लाख के बुक्स है। इसका मतलब वो जो 61,000 वापस उन्होंने माइनस कर दिया है। और असेट को जब भी हम असेट में से कोई भी अमाउंट माइनस करते हैं आपको पता है वो होता है डेप्रिसिएशन। तो चलो पहले बुक्स का वो एंट्री हम बाद में कर लेंगे, पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। सो 6 लाख, और जैसे मैंने कहा पेमेंट में बुक्स का 61,000 है तो 61,000 ऐड कर लिया, देन इट विल बिकम 6,61,000। बट इफ़ यू सी द क्वेश्चन, सेकेंड कॉलम में आपको अगेन 6 लाख दिख रहा है, वो मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा बिकॉज इट इज़ अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक्स। Now 6,61,000 becomes 6 lakh. It means it is reduced by 61,000 and that 61,000 is a depreciation. Assets का जो भी वैल्यू कम होता है उसे depreciation कहा जाता है। तो मैं नीचे अभी लेस लिखूंगा, depreciation 61,000। अब ये जो मैंने एक्सप्लेन किया अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगेन यही हम फर्नीचर के बारे में भी देखेंगे। देखो फर्नीचर इनके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 3,19,000 का था और जब साल खत्म हो गया तो फर्नीचर का वैल्यू हो गया 3 लाख। तो अभी आपको लगेगा 19,000 डेप्रिसिएशन है, लेकिन देखो पेमेंट में और फर्नीचर है, इसका मतलब इन्होंने साल भर में और फर्नीचर परचेस किया है।
तो जिस तरह हमने ये बुक्स का सब पोस्टिंग किया उसी तरह अभी हम फर्नीचर का पोस्टिंग करते हैं। पहले ये जो डेप्रिसिएशन आया इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ पहले, सो दैट मैं बाद में फर्नीचर का भी कर लूँगा। तो ये जो बुक्स का डेप्रिसिएशन आया वो मैंने 61,000 पहले शिफ्ट कर दिया। अब मैं फर्नीचर का पोस्टिंग कर लेता हूँ। तो देखो 3,19,000 मेरे पास शुरुआत में फर्नीचर था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर आपको पेमेंट में दिखेगा दे परचेस और फर्नीचर उन्होंने परचेस किया है और वो 51,000 का परचेस किया है। सो 3,19,000 प्लस 51 इनके पास टोटल फर्नीचर हो गया 3,70,000। बट आपने नीचे कॉलम में दिखा होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज गिवन 3 लाख। तो 3,70,000 बिकम 3 लाख, इट मीन्स इट इज डिक्रीज बाई 70,000। और ये जो 70,000 है ये भी मेरा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो गया। सो अगेन ये डेप्रिसिएशन मैं शिफ्ट करता हूँ एक्सपेंडिचर में। नाउ टोटल डेप्रिसिएशन 61,000 प्लस 70,000 1,31,000। बिल्डिंग फंड का पोस्टिंग आपको पता है जितने भी फंड्स होते हैं ये सब फंड याद रखो फाइनल अकाउंट रहने दो या आपका एनपीओ रहेगा। तो जितने भी फंड है ये सब लाइबिलिटी में जाते हैं। तो बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में इनर कॉलम में लिखा है मैंने क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। देन फिक्स डिपॉजिट के पहले कैश इन हैंड का एंट्री कर दिया। देखो तो दोनों कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों को ऐड करके लिख दिया है, दैट इज 2,16,650। देन फिक्स डिपॉजिट 17,60,000। अब ये देखो ये 17,60,000 कैसे आ गया समझ लो। अगेन फिक्स डिपॉजिट में भी आपको दिखेगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास फिक्स डिपॉजिट है 9,10,000 और बाद में क्वेश्चन मार्क दिया है। पेमेंट साइड में देखोगे तो वापस फिक्स डिपॉजिट दिखेगा आपको और पेमेंट साइड में आपका फिक्स डिपॉजिट है 8,50,000। इसका मतलब साल के शुरुआत में इन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा था जो 9,10,000 था और बाद में इनके पास और पैसा आने की वजह से अगेन उन्होंने 8,50,000 का और फिक्स डिपॉजिट बैंक में जमा कर दिया। तो पहले का 9,10,000 और अभी का 8,50,000 दोनों मिला के इनके पास टोटल फिक्स डिपॉजिट हो गया 17,60,000, जो मैंने सीधा आउटर कॉलम में लिखा है। आपको स्क्रीन पे मैंने वर्किंग नोट इसका बता दिया। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज कैपिटल फंड। आपको पता है कैपिटल फंड हमेशा लाइबिलिटी में लिखा जाता है। तो इस तरह ये जो पर्टिकुलर एंड ओपनिंग इंफॉर्मेशन और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन वाला जो जो कॉलम था वो मेरा खत्म हो गया। अब मैं वन बाय वन जो 3 एडजस्टमेंट है वो पोस्ट कर लेता हूँ। बैलेंस शीट का भी सब पोस्टिंग मेरा खत्म हो गया। सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी सब पोस्टिंग मेरा खत्म हो गया। नीचे जो पर्टिकुलर का बॉक्स दिया था वो भी मेरा खत्म हो गया। नाउ मूविंग टू एडजस्टमेंट वन बाय वन। फर्स्ट एडजस्टमेंट 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड रिमेनिंग इज एज इनकम। जो इनको जो डोनेशन मिला है उसमें से इन्होंने डिसाइड किया है कि 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए यूज किया जाएगा और जो रिमेनिंग डोनेशन है वो एज ए इनकम वैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर कॉलम में वो थ्रू आउट द ईयर एज ए इनकम उसको आप उन लोग यूज करने वाले हैं। सो डोनेशन मुझे दिख रहा है 7 लाख। सो 7 लाख का 50% हो जाएगा 3,50,000। तो 3,50,000 में ट्रांसफर करूंगा बिल्डिंग फंड में और रिमेनिंग 3,50,000 देखो इनकम के आउटर कॉलम में आ गया। तो ये जो 3,50,000 बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया तो ऑलरेडी इनके पास बिल्डिंग फंड था 10 लाख रुपीज। अभी ये 3,50,000 और आ गया। जो डोनेशन से इनको पैसा मिला था उसमें से 50% इन्होंने बिल्डिंग फंड के लिए यूज कर लिया। तो इनका बिल्डिंग फंड अभी हो गया 13,50,000। देन माय सेकंड एडजस्टमेंट इज अबाउट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आपको अच्छी तरह पता है अभी इतने सारे प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। हर प्रॉब्लम में हमने देखा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा हम सब्सक्रिप्शन में प्लस करते हैं और उसका सेकेंड एंट्री हम असेट में पोस्ट करते हैं। तो चलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले मैं ऐड कर रहा हूँ इनकम में। देखो 33,600 एंड सेकेंड एंट्री असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। नाउ माय लास्ट एडजस्टमेंट कि इनका लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज हुआ है, पूरा का पूरा कैपिटलाइज हुआ है। सो 25,000 को मैं माइनस कर लेता हूँ पहले इनकम साइड में, आउटर में नील। और ये जो कैपिटलाइज का मतलब मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया, इट मीन्स दे आर गोइंग टू कीप दिस अमाउंट असाइड फॉर फ्यूचर। तो जब भी कोई कैपिटलाइज होगा कोई भी अमाउंट 50% या फुल अमाउंट, तो उस अमाउंट को आपको कैपिटल फंड के नीचे ऐड करके लिखना है।
सो इन दिस वे मेरा टोटल एडजस्टमेंट सब पोस्टिंग खत्म हो गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माय इनकम फर्स्ट. इनकम का टोटल देखो 19,37,400. सेम 19,37,400 इसमें से ये जो एक्सपेंडिचर का टोटल है वो मैं माइनस कर लेता हूँ. तो मुझे सरप्लस आ रहा है 5,59,550. अब ये सरप्लस है तो ये कैपिटल फंड में प्लस होगा. और इस तरह मेरे कैपिटल फंड में 9,47,400 प्लस 25,000 और प्लस 5,59,550 अगर मैं करता हूँ तो आई विल गेट 15,31,950. And if I add 15,31,950 plus 13,50,000, then I will get the total of my liability side is 28,81,950. और अगर आप कैलसी यूज करके देखोगे तो देखो असेट साइड में एक 300 और 650 ऑलरेडी दिख रहा है. इसका मतलब 950 लास्ट के 3 डिजिट आ रहे हैं अपने. अब मेरे आने चाहिए 28,81,000. तो चलो वन बाय वन चेक करते हैं. 6 and 3 9 lakh, 9 lakh plus 17 it is 26 lakh. 26 lakh 60,000 प्लस इसमें अगर मैं ये 5 ऐड करता हूँ तो 65 और 16 ऐड करता हूँ तो 81 हो जाएगा. तो 81 लाख सॉरी 21,81,950 ये भी मेरा असेट साइड का टोटल आ रहा है. सो इस तरह ये जो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है एनपीओ का ये भी आज हमने टैली कर दिया. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.